नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कार्य करते हुए दूसरा महीना है। इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उनमें से एक उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ऐसे हैं जो लखनऊ के 2 बार मेयर रहे। रिकॉर्ड मतों से उन्होंने लखनऊ के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया, और वो लोकप्रिय मेयर इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश शर्मा की, जो एक लोकप्रिय अध्यापक भी हैं विश्वविद्यालय के, जो आज हमारे साथ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम में हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम करें तो ये जानना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा से कि ये जो सरकार है, योगी जी की सरकार, ये अन्य सरकारों से कैसे फ़र्क है? हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है जी। किसी सरकार में अपराध बढ़े हों, जी। भाई भतीजावाद बढ़ा हो, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा हो, भ्रष्टाचार बढ़ा हो और विकास कार्य की गति अवरुद्ध हो गई हो, और दूसरी सरकार आई हो उसमें कहीं भी आपराधिक घटनाओं का ना होना, जरा सी भी छोटी सी घटना हो जाने के बाद तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त और सबके लिए सुनवाई का, और हर मंत्री हर अधिकारी काम करते हुए दिखाई पड़े जी। विकास कार्य द्रुतगामी गति से बढ़ने लगे, संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने लगे जो सरकार जी, तो सरकार तो भिन्न होगी, कार्यशैली अलग है। लेकिन जो सरकार वर्तमान में योगी जी की सरकार है जी, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, अपने कार्यशैली के आधार पर उत्तर प्रदेश में शुचिता, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार जो विकासशील, विकास की प्रगति वाली सरकार हो जी, उसके लिए बड़ी तेज़ी के साथ में काम कर रही है जी। अच्छा, पिछले दिनों देखा गया कि इस सरकार के जो काम करने का तरीका था, ये विभिन्न विभागों के लगातार प्रेजेंटेशंस हुए और पूरे प्रदेश ने देखा। हम सब अखबारों में पढ़ते थे कि जब हम सो रहे होते थे उस समय यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहे होते थे, और सुबह जब हम सोकर उठते थे तो हमें पता लगता था कि सरकार ने क्या नए नए निर्णय लिए हैं। तो ये कार्य संस्कृति डॉक्टर साहब पूरा प्रदेश जानना चाहता है, ये कौन सी कार्य संस्कृति है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था जी कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे उससे ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ के केंद्र के मंत्री लोग काम करते हैं, उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया है। उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति बदलना चाहिए, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं वो बाधित नहीं होने चाहिए, उसे पूरा काम हो, जनता की सुनवाई भी हो। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर रोज जनता दरबार लगता है, दरबार नहीं कहेंगे, जनता का की सेवा में, जनता की सेवा में समर्पण का कार्य करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके मंत्री भी, उनके लोग भी जनता के से सीधे टच में रहने के साथ साथ अपनी विभागीय जो औपचारिकता है उनको पालते हैं। उन्होंने पहला जो काम किया कि जो कैंप कार्यालय का सिस्टम था अधिकारियों में और किसी में, उसको बंद किया जी। फाइलों का निस्तारण भी कार्यालय में बैठ के हो, हर अधिकारी हर मंत्री अपने कार्यालय में बैठे जी। सिटीजन चार्टर के हिसाब से समयबद्ध तरीके से फाइलों का निस्तारण हो, कार्यों के संपादन हो जी जी जी, और रिजल्ट ओरिएंटेड एक कार्य संस्कृति का जन्म हो जी। तो ये जो एक नई कार्यशैली उन्होंने करी है, तो उसको मैं समझता हूँ कि उससे एक अलग प्रकार की जो कार्य करने का जो उत्साह था वो दिखाई पड़ा है। कई विभाग में वर्षों से लंबित विषय थे वो संपादित हुए। बीजेपी ने संकल्प पत्र घोषित किया था और कई ऐसे वादे किए थे जिसमें टिप्पणी करते थे विपक्षी लोग कि बीजेपी तो कपोल कल्पित कल्पनाओं में जी रही है जी जी, और बोलते थे कि ये तो कभी नहीं होगा जी, कि बीजेपी जो है उन वादों को पूरा कर सके, और वो प्रक्रिया हमने किया है आपने। एक एक वादों को लेकर चले जी जी, और उन वादों पे हमने तय किया कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम अपने साधन संसाधन बढ़ाएंगे जी, कुछ ऐसी जगह पे हम अपने अपव्यय को रोकेंगे, कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें भ्रष्टाचार के कारण हमारी आमदनी बाधित थी उसको हम बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर हम नए आय के स्रोत खोजेंगे। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था डॉक्टर साहब, पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि योगी सरकार में मंत्रियों के कई समूह विभिन्न कारणों से बनाए गए,
विभिन्न चीज़ों को संपादित करने के लिए। तो उस अधिकतर समूहों में देखा गया कि उसकी अध्यक्षता आपको सौंपी गई, और ताज़ा तरीन नमूना मैं देना चाहूँगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह का मंत्री समूह बनाया गया है, उसकी भी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनते हैं और भी मंत्री समूह बने, ऐसा नहीं है जी। ये मेरा सौभाग्य है कि औद्योगिक नीति बनने के लिए जो समूह बना उसमें मुझे काम करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जी जी। मुझे गन्ना के समर्थन के मूल्य में, गेहूं के समर्थन के मूल्य में, विभिन्न प्रकार की शिक्षा नीति के संदर्भ में, जो स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में जो प्राइवेट स्कूलों हैं उन पर कैसे अंकुश लगे, एक शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, तमाम विषयों पर नए सिरे से काम करने का अवसर। ये तो मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता है कि वो अपने सहयोगियों का किस प्रकार से उपयोग हर चीज़ में करते हैं जी। अब ये उन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो किस सीमा तक और किस सफलता के साथ में करते हैं। मैंने औद्योगिक नीति को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पूंजी का निवेश बढ़े, उत्तर प्रदेश में माहौल सा खत्म हो गया था, उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है जी। लेकिन आने के बजाय वो यहाँ की कानून व्यवस्था को देखता है, यहाँ इंसेंटिव्स नहीं है, यहाँ पे वो देखता है कि आज हम लगाएंगे कल हमारी नीति का परिवर्तन हो जाएगा। आज को बाबू संस्कृत में उस प्रकार से जीना पड़ेगा कि एक फाइल को दूसरी फाइल पहुँचाने के लिए उसको वर्षों और महीनों लग जाएंगे। तो यहाँ के बजाय भाग जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, गुजरात चला जाता है। तो अभी क्या परिवर्तन हो रहा है इस दिशा में? मैंने समग्र पूरे व्यापारियों से भी, व्यापारिक संगठनों से भी, और उनके साथ साथ हमने अधिकारियों के, प्रमुख सचिवों के, इस तरह सारे विभागों के प्रमुख सचिव बुला के हम लोग लगातार 5 बार भी सीटिंग हो चुकी, 6 बार सीटिंग भी। अच्छा। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, एक बार तो 7 घंटे तक लगातार हम लोग बैठे। औद्योगिक नीति के संदर्भ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी हैं, जो जटिलताएं हैं उद्योगपतियों के लिए, उनको दूर करने की जरूरत है, और जो काम हो रहा है हमारा नए स्रोतों के अर्जन के लिए जो बाधाएं हैं जी, उनको दूर करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं जी। हमारा बनने की दिशा में है। जब बन जाएगा तो मैं समझता हूँ उसके बाद उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संतुष्ट के बाद कैबिनेट में पास करने के बाद में वो प्रक्रिया चल रही है, भी लगाएंगे। आप देखो कि आलू का उत्पादक जो था परेशान घूमता था, हमने उसका एक समर्थन, उसका एक मूल्य घोषित कर दिया। आज जो बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, वो खरीदने के लिए मजबूर हो गए जी। गेहूं का समर्थन मूल्य हमने घोषित किया। आज किसानों का लाभ क्या हो रहा है? उससे कई गुना ज़्यादा से बढ़ा कर दाम, जो मतलब लगभग उसको किसान को मजबूर करते थे बिचौलिए, कम दामों पर खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए मजबूर करते थे। आज 5000 क्रय केंद्र हमारे लगे हुए हैं, और 5000 क्रय केंद्रों में, सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूँ बेच सकता है। आज मजबूर है जो बिचौलिए हैं कि वो हमारे समर्थन मूल्य से ज़्यादा पे खरीदे। हमने बाध्यता नहीं की कि हमको ही बेचे, जो ज़्यादा देता है उसको दीजिए। किसान की आमदनी दोगुनी करना ये प्रधानमंत्री का सपना है, और उस दिशा में मजबूती से कदम ये सरकार आगे बढ़ा रही है। नीम कोटेड यूरिया गांव में उपलब्ध है। दीनदयाल विद्युतीकरण की योजना के माध्यम से जगह जगह विद्युतीकरण हो रहा है। गाँवों को हम बिजली पहले से ज़्यादा देने लगे हैं। शहरों को हम, महानगरों में हम 24 घंटे बिजली देने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े हैं। अगस्त 2018 तक पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली दे सके, इसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन्होंने देर से टीवी सेट्स खोले हैं उनको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से, और उनके पास बड़े महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा भी है। उनके पास उच्च शिक्षा है, उनके पास माध्यमिक शिक्षा है, उनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और यही नहीं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का भी जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है, और वो इन सभी जिम्मेदारियों को खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा से अब हम ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए कि उच्च शिक्षा की दिशा की हम अगर बात करें, जो हमारे प्रदेश की दशा और दिशा है, हमारे प्रदेश के बच्चे जो अभिभावक हैं वो दक्षिण भारत में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो उच्च शिक्षा की दिशा में क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है और आपका विजन क्या है? देखिए, जब से मैं आया जी, इस बात को देख के मुझे दुख हुआ है कि कई लाख मुकदमे छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे वहाँ के शिक्षक को एक ट्रांसफ़र के लिए, एक अपनी फाइल को अपना प्रमोशन के लिए, अपना किसी चीज़ के लिए भागना पड़ता, दौड़ना पड़ता है। एक अभिभावक को अपने बच्चे की फीस के लिए, कि उसके लिए सामानों को बेच कर फीस को भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तमाम जगह ऐसे हैं कि हमारे क्लासेस नहीं लगते तो बच्चे को नकल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
कड़ाई की गई। आप जब बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, हम कहेंगे छात्र नकल करते हैं। नकल क्यों करते हैं? जब आप शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर 220 दिनों को आप नहीं रखेंगे। अब विडंबना ये है कि हमारे वहाँ 125 से ऊपर छुट्टियाँ हो जाती हैं। अब पढ़ाई की कहते हैं हमको 220 कंपलसरी चाहिए। महापुरुषों के नाम पे छुट्टी होती है। महापुरुषों को याद करो, 1 घंटा कार्यक्रम करिए। तो महापुरुषों को भी याद करेंगे। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी करके घर में बैठ के पिकनिक मनाने के साथ और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की कार्य संस्कृति को रोकने की जरूरत थी। हमने छुट्टियाँ कम की हैं। लेकिन महापुरुषों का, कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, किसी महापुरुष की जयंती है, हम उनकी जयंती पर सुबह उनका स्मरण करेंगे। यानी बच्चों को पता हो कि हम क्यों मना रहे हैं। किसी की भी जयंती हो, किसी भी महापुरुष की हो, बगैर भेदभाव के उसमें कमी करने की कोशिश की। 220 दिन का शैक्षिक कैलेंडर तय किया है। और शैक्षिक कैलेंडर में 220 दिन के हमने ये सोचा है कि हमारा जो शैक्षिक कैलेंडर हो उसमें 200 दिन तो पढ़ाई हो। और 200 दिन पढ़ाई के साथ साथ 20 दिन जो बचे उसमें हमने जो नहीं पढ़ाया था, उस नहीं जो पढ़ाया है उसको पढ़ाने के लिए 20 दिन हमारा अध्यापक मौजूद रहे, बच्चों को पढ़ाए। राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय है उनकी स्थिति बड़ी खराब है। उनमें मैंने अगले सत्र से करने की हमारी कोशिश है कि राजकीय महाविद्यालयों में जो बच्चों का पढ़ाई हो, उसके बाद गरीब बच्चे होते नहीं पढ़ पाते, कोचिंग वाले मजबूर करते हैं। अतिरिक्त कक्षाओं लेने के लिए टीचर्स की उपलब्धता हो और वो अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे की जो शिक्षा है, यानी कोचिंग व्यवस्था भी हमारी कम हो। हमारे कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई हो। इस तरफ भी हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षकों की जो सेवा शर्तें हैं उनमें सरलता आवे, उनको पूरी तनख्वाह मिले। मतलब वो बेचारे पूरा काम करते हैं, उनको तो तनख्वाह तो मिलती है नाम मात्र को, और काम लिया जाता है पूरा। कक्षाएं होती नहीं हैं, और कक्षाएं कहीं शिक्षकों के अभाव में कक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। प्रत्येक दृष्टि से समग्र विचार करके शिक्षा की पारदर्शिता, शुचिता, दशा और दिशा के परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। अच्छा, जो आपके अन्य विभाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या नई सोच है और उसमें क्या करने का विचार है? IT हब आज सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिव काम हो सकता है रोजगार सृजन के, उस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कि नौजवानों को रोजगार मिले। हमने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें हम जोड़ रहे हैं कि जो औद्योगिक समूह आएंगे वो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार ज़्यादा कैसे दें। ये उनके साथ जो हमारा संबंध होगा उसमें हम जोड़ेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान बाहर क्यों जाते हैं। यहाँ का योग्यता प्राप्त नौजवान गुजरात में जाकर, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जाकर काम कर रहा है। वो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? उसको यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले। तो IT क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार क्या है? हम IT पार्क का, IT सिटी का जहाँ निर्माण कर रहे हैं, तहाँ विदेशी कंपनियों के साथ साथ हमारी जो देसी कंपनियाँ थी जो पूंजी निवेश करने में बहुत मात्रा में कर सकती थी, उनको हम सिंगल विंडो सिस्टम, उसके अंतर्गत हम एक ही फॉर्म पे तमाम चीज़ों की स्वीकृतियाँ उनको पहुँचा सकें। इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझको लगता है कुछ दिन की कमी होगी, एक दिन जल्दी से जल्दी उस तरफ हम पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश एक नई कार्य संस्कृति की तरफ से बढ़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि आज विभिन्न प्रकार विभागों का एक विज़न नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने आज उस स्टाइल पे काम किया है कि अलग अलग विभागों का हम क्या हैं, हमने अभी तक क्या किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं। वो 3-3 महीने के टारगेट्स तय हो रहे हैं, 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। तो जैसे कॉरपोरेट में होता है वहाँ पर इसी प्रकार से कुछ कार्य होता है। तो क्या ये माना जाए कि जो अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अब ज़्यादा प्रोफेशनल हो रही है और कॉरपोरेट के तर्ज पर उस तरह से जैसे वहाँ पर कार्य होता है उस प्रकार से कार्य कर रही है? अब मुझे लगता है कुछ दिन बाद आप ये प्रश्न करेंगे आके कि ऐसा तो नहीं कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की नकल कर रहे हैं। हम नकल नहीं, अकल से काम ले रहे हैं। और अकल हमारी सारी लगेगी, जो तन मन है वो उत्तर प्रदेश को हम अच्छा कैसे कर सकें। जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। योगी जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आप सभी लोग फिजिकली फिट हैं
और स्टेमिना है आपके अंदर 16-18 घंटे काम करने का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे? मतलब सामान्य रूप से देखें अगर तो पेट का साइज और सारी चीज़ें और स्टेमिना, तो उनको फिट कैसे करेंगे शारीरिक और मानसिक रूप से? ऐसा है ना, जब मन और मस्तिष्क में चिंता कम होती है जी, और आगे बढ़ने की तरफ अच्छे लोगों को उत्साह की संभावनाएं रहती हैं, तो कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन अपने आप पाया जाता है। पहले वही अधिकारी काम करते थे, उनकी कार्यशैली अपने देखो, अब वही अधिकारी काम कर रहे हैं। एकदम से उनकी सोच में परिवर्तन हुआ है। नेतृत्व बदला, सोच बदली। निश्चित रूप में उनको पता है कि आज जो हम करेंगे उसके बदले अच्छे अधिकारी काम करेंगे तो अच्छा उनका परिणाम उनको मिलेगा। उनके प्रति न केवल उनकी प्रशंसा होगी बल्कि उनके प्रति जो एक उनका आदर भाव है वो सरकार शासन सत्ता में रहेगा। नेतृत्व संवेदनशील है अधिकारियों को लेकर हर प्रकार से, यानी कि जो अच्छा कार्य करेंगे उनको इंसेंटिव मिलेगा और जो बुरा कार्य करेंगे वो दंड के भागी होंगे और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं हम। ये जो ट्रिपल तलाक वाला मामला चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर क्या कहना है आपका? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक विशेष संप्रदाय में की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कुछ ज़्यादा? ऐसा नहीं है। भारतवर्ष की संप्रभुता है कि हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में इसको देखा है, और प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के जो आइडियल हैं, जो हमारे प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो मानते हैं कि समग्र विकास इस देश का होगा, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को समानता के भाव से देखते हैं। एकात्ममानववाद के दर्शन में आप प्रारंभिक दौर पे दीनदयाल जी के उद्बोधन और प्रस्तावों को देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुस्लिम कार्यशैली का, उनकी गरीबी पर, उनके रोजगार के अवसरों के सृजन पर अपने वक्तव्यों को रखा है। जी, बीजेपी ने भेदभाव नहीं किया है, हाँ तुष्टिकरण नहीं किया और न तुष्टिकरण करेंगे। वोट मिलता है तो स्वागत होता है, नहीं तो भी हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते। हमारा मानना है कि हिंदू और मुसलमान को इस देश में पूरा अधिकार है। 5 वक्त की अजान देने वाले मुसलमान भाई के मौलवी को जितना सम्मान हो उतने ही 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी को हो। और प्रधानमंत्री जी की कल्पना ये है कि हम इस देश में चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में उसकी कुरान हो, और तब वो इस देश का अपना भला कर सकता है। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, जी, आधुनिकीकरण हो, जी, वो आज की प्रणाली में हमारी प्रक्रियाओं के साथ में चले। तालीम धर्म की भी प्राप्त करें और वर्तमान परिस्थितियों की भी प्राप्त करें। और जब शिक्षा आ जाती है ना, तो शिक्षा परिष्कार की जननी बनती है और वो राष्ट्र की जो मूल धारा है उसमें ज़्यादा योगदान देने में सक्षम बनती है। आरोप लगता है कि आप मुस्लिम महिला के तलाक के बारे में क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, हिंदुस्तान की हिंदू नारी के संरक्षण की हम बात करते हैं तो मुसलमान नारी की क्यों नहीं करेंगे? आपने शादी किया, उसके बाद में उसके संबंध का विच्छेदन हो गया, वो बेचारी उस नारी मुस्लिम बहन के लिए कौन बोलेगा? इस देश का अगर शासक नहीं बोलेगा। उसको संरक्षण चाहिए, उसको अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, बच्चों के लिए सुरक्षा चाहिए। अगर हम उसके बच्चों की सुरक्षा देने की बात करते हैं, हम अगर उनके रोजी और रोटी के अवसरों की बात करते हैं, उनके साथ न्याय की बात करते हैं, तो ये तो देश के हित में, राष्ट्र के हित में समानता का व्यवहार है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि धर्म के आधार पर कभी कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता किसी के साथ अन्याय करने का। कई मुस्लिम राष्ट्रों में इस प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं तलाक के संदर्भ में, उनके वक्तव्य पक्ष और विपक्ष के हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। भारतवर्ष में क्या होगा, इस पर चर्चा चल रही है। चर्चा के दौर में हम नहीं गुजरना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का जो अभिमत है उस सर्वमान्य होता है, उस पर वो होगा। लेकिन बीजेपी किसी के बारे में वक्तव्य ना दे, किसी प्रकार की सहानुभूति ना करे। हमारा इससे किसी के धर्म का आदर करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन नारी की सुरक्षा वो हमारा दायित्व है। वो सत्ता का दायित्व है, और सत्ता का दायित्व और कर्तव्य दोनों का बोध कराता है। तो इसलिए चाहे हिंदू नारी हो चाहे मुस्लिम नारी हो, बराबर से उसके जीवन में रहने का, खाने का, पहनने का, पारिवारिक सुख और विभिन्न प्रकार अपने बच्चों के संरक्षण का उसको अधिकार है, और उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। अच्छा, केंद्र में भी भाजपा शासित सरकार है और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शासित सरकार है, तो ये जो लाइन सीधी खींची हुई है दिल्ली से लखनऊ तक, ये जो इसका असर उत्तर प्रदेश के विकास पर कैसे और कहाँ पर पड़ने वाला है? देखिए,
अगर परिवार भी होता है ना अपना, अगर परिवार में माता पिता की आज्ञा मानते हुए भाई और बहन सब आपस में मिलकर रहते हैं तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। हमारे माता पिता के समान हमारे बड़े जो जिसको बोलना चाहिए कि अभिभावक के भाव में जो काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है जी, और उत्तर प्रदेश के परिवार का एक अंग है। अगर दोनों में समन्वय होकर, दोनों में बात करके, दोनों के एक दूसरे का पूरक बन के केंद्र की योजना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार सफल बनाएगी, और उत्तर प्रदेश सरकार योजना है तो केंद्र उसका सहयोग करके उसको एक समागामी सहसंबंध जो विकास के दौर में होगा जी, वो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगा, तस्वीर बदलेगा। आज से 5 साल के बाद आप उत्तर प्रदेश को कहाँ पर देखते हैं? उत्तर प्रदेश को मैं सर्वश्रेष्ठ राज्यों की हम इसी गलियारे श्रेणी में देखते हैं जी, हम इसी गलियारे में मिलूंगा। 5 साल बाद आप कहेंगे जी कि भारतवर्ष के तो अन्य राज्य कह रहे हैं कि ये मॉडल उत्तर प्रदेश का मैं लागू करूंगा। जब हम इस लायक बन जाए तो हमें कहने का अधिकार होता है। लेकिन मेरा विश्वास है काम करेंगे जी, काम का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा वो सकारात्मक आएगा। और सकारात्मक इसलिए आएगा कि हमारी सोच पॉजिटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर हम केवल कर्तव्यों के का बखान नहीं, उनका निर्वहन करने की तरफ अग्रसरित है। अब आप किसानों को 36,000 करोड़ से ऊपर का ऋण 1 लाख रुपए तक का 86 लाख किसानों को माफ कर देना किस सरकार के बस का बात था? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद में पशु वधशालाएं बंद नहीं हो रही थी, जो अवैध चल रही थी, हमने बंद किया है, लोगों ने सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो एंटी रोमियो के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो महिलाओं का अपमान करते थे लोग दंडित होना प्रारंभ हुए, घटनाएं बंद हो गई, गाड़ियों से बत्तियां उतारी गई, लाल बत्ती की संस्कृति ने हमको अलग किया भी एपिक कल्चर से, खत्म हुआ है, और तमाम चीज़ें खत्म होने को है। हमने एक अलग प्रकार की परिदृश्यों को सामने लाए काम करने में। उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पर्यटन नीति अलग बनेगी, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की नीतियाँ अलग बनेंगी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा सबको लेकर के एक साथ चलेंगे आप। तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश जो है इसके विभिन्न जो अंग हैं कहीं कहीं पर असंतुलन है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो आपके मन में आपका प्रश्न बड़ा समसामयिक है जी। बीजेपी सरकार ने, योगी जी की सरकार के नेतृत्व में जो चल रही है, हमने उस बुंदेलखंड की व्यथा को देखा है। तालाब पानी से सूखे हैं, नहरें चल नहीं रही हैं, पानी के लिए आदमी से लेकर जानवर तक व्याकुल हो रहे हैं। वहाँ तालाबों में पानी हो, पर्याप्त मात्रा में बिजली हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार के साथ साथ रोजगार के अवसर आए। हम अपनी औद्योगिक नीति में भी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग लगाने वालों को कुछ सहूलतें देने जा रहे हैं। अच्छा। और हमारा जो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, नदी, नहर हैं, नाली हैं, विद्युतीकरण, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से गांव-गांव तक बिजली को पहुंचाने की व्यवस्था है। शिक्षा, नए स्कूलों को खोलने का है, नए चिकित्सालयों को खोलने का है। वृहद पैमाने पर जो एक युद्ध स्तर पर जिसको कहते हैं, हम वहाँ पर बुंदेलखंड डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं। अच्छा। हम वहाँ पर पूर्वांचल के विकास की अभिकल्पनाओं को भी हम एक बोर्ड के माध्यम से पूरा कर रहे हैं जी। अब जबकि हम आज की इस बातचीत के लगभग अंतिम चरण में आ गए हैं, आखिर के 2 मिनट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या ख़ास बातें हैं जो लोकप्रिय मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो लखनऊ तक सीमित थे, अभी वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आप थे, लेकिन अब भूमिका बदल गई है, तो इस बदली भूमिका में आप खुद को कहाँ पर पाते हैं और भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने को एक विद्यार्थी के रूप में पाता हूँ, और मैं एक विद्यार्थी का काम क्या है? अनवरत ज्ञानार्जन करते रहना, सीखते रहना। मैं प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता था, तभी पढ़ते हुए जाता था। एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो निरंतर सीखने की प्रवृत्ति करे। मैं अपने ड्राइवर से लेके, बाबू से लेके, मंत्रियों से लेकर, अधिकारियों से लेकर, सहयोगियों, साथियों से लेकर सभी से सीखने की प्रवृत्ति में अपने आप को पाता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी तक मैं अपनी जो भी प्रगति है, व्यक्ति अगर संतुष्ट हो जाए तो उसका प्रारब्ध वहीं पर अंत की तरफ बढ़ जाता है। और मैं संतुष्टि की ओर नहीं, मैं क्रियाशीलता की ओर अपने को अग्रसरित करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं उसका विश्लेषण नहीं करता। मैं क्या करने जा रहा हूँ और कितने लोगों को मैं इससे लाभान्वित कर सकता हूँ, इसकी तरफ मेरे विचार ज़्यादा रहते हैं। मैं किसी का जो जिसको बोलते हैं कि कमी नहीं देखता हूँ जी।
मैं हर व्यक्ति की अच्छाइयों के को ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। सार सार को गही रहे थोड़ा बेहूर आए। मैं नकारात्मक नहीं, मैं सकारात्मक पक्ष में काम करने में विश्वास करता हूँ। तो मित्रों, आज हमने विधानसभा के इस भव्य भवन में बात की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से। एक अच्छी बातचीत आपने देखी और आपने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल चुका है और क्या कुछ आने वाले समय में जल्द ही बदलने वाला है। तो अब समय है धन्यवाद देने का। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन उत्तर प्रदेश को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और आप सबका जो घर पर बैठकर ये साक्षात्कार देख रहे हैं DDUP देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार आपका, आप सभी को मेरा सत सत नमन।